हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बताओ कि जोश कैसा है, जोश हाई है कि नहीं है। अगर जोश हाई नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दिक्कतें ज़िंदगी में बहुत आती हैं, पर आप लोगों को जोश अपना हाई रख के चलना है। तो ये जो स्टार्टिंग में वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाई है, इसके पीछे पर्पज़ है क्योंकि एक इंसिडेंट मेरे सामने आया भी 2 दिन पहले। एक बच्चा साइकिल पे जा रहा था और वो साइकिल पे जाते जाते, उस टाइम पर मैं कैब में था, तो बराबर में साइकिल पे जा रहा था, उसके साथ में उसका दोस्त भी जा रहा था। तो उसने क्या किया, उसको लात मारने की कोशिश करी और खुद गिरा, और गिरने के बाद में उसका जो पैर है वो पीछे से और ऑटो आ रहा था, ऑटो के नीचे उसका पैर आ गया और पैर कुचला गया। ये इंसिडेंट कई बार आप लोगों ने आसपास में देखा होगा। स्टंट मारने की कोशिश करते हैं, हाथ छोड़कर सड़क पर साइकिल चलाना, बाइक चलाना, और ये सारी चीज़ें यार मूवीज़ और सर्कस में अच्छी लगती है, पर इन रियलिटी जब हम लोग ऐसा करते हैं तो कई बार अपनी ज़िंदगी के साथ में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि उसकी भरपाई फिर पूरी ज़िंदगी नहीं होती है। तो कोशिश करो कि ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड करो और कोशिश करो कि कभी भी इस तरह की हरकतें न हो ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, और कोई कर भी रहा है बच्चा तो उसको समझाना है, ठीक है। दोस्तों आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे, और काफ़ी शानदार आर्टिकल जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल चीता के बारे में होगा, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारी बातें मैं कवर करने वाला हूँ। बिल्कुल सारी उसकी हिस्ट्री जो है वो खोल के आप लोगों के सामने रखूंगा, और कैसे कैसे गायब हुआ चीता अब कहाँ कहाँ से लेकर आ रहे हैं, जहाँ से लेकर आ रहे हैं अब हमारे देश में लाए तो वहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है। तो पार्ट से लेके प्रेजेंट तक का मैंने कहते हैं कि जीरो से हीरो पूरा आर्टिकल कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में मोमो ट्विंस क्या होते हैं डिटेल में जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक आर्टिकल कवर किया था, एक आर्टिकल आज कवर करूंगा, और वो आर्टिकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। उसमें बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि खासकर आप लोगों के माइंड की एनालिटिकल पावर बढ़ाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन भी सोल्व कराएगी, तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। बाकी और भी काफ़ी कुछ है, क्वेश्चंस हो गए, वोकैबुलरी होगी, तो बहुत ही प्यारा डिस्कशन ये रहने वाला है। तो अच्छे से एक एक चीज़ जो है वो ध्यान से सुनते हुए और समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और क्या आज का दिन आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि कैसे आप लोग इसको निचोड़ने वाले हो, और कल का दिन कैसा रहा, कल किस तरीके से आप लोगों ने जो डिसाइड किया था क्या वो अचीव कर लिया है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है कि कल अच्छे से नहीं हो पाई, आज उसको कैसे इंप्रूव करने वाले हो, तो ये आप लोगों को बताना है। जिंदगी में हर एक दिन जो है एक जैसा नहीं होता है, अगर एक जैसा होगा तो आप लोग खुद ही बोर होने स्टार्ट हो जाओगे। इसलिए जिंदगी में कुछ अप्स डाउन्स आते रहते हैं, तो मोटिवेशन जो होता है वो आप लोगों को चीज़ें स्टार्ट करने के लिए तैयार करता है। पर लेकिन आप लोग क्या रहना है, आप लोग रहना है डिसिप्लिन में। और डिसिप्लिन में कैसे आता है इंसान, जब जो डिसाइड किया है काम उसी हिसाब से सिस्टमेटिक वे में अपना शेड्यूल फॉलो करता हुआ चले रहे, तो यहाँ पर इंसान जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टाइम सबके पास में 24 घंटे हैं, मेरे पास में भी, आपके पास में भी, आपके मम्मी पापा के पास में भी, पर लेकिन हर एक इंसान की इफिशिएंसी आप लोगों को अलग अलग नजर आएगी। और ये कैसे होता है, ये होता है हमारा जो काम करने का तरीका। हम लोग उसको छोड़कर जो मेन काम है किसी और काम में लग जाते हैं। सोचो घर में मम्मी खाना बनाना छोड़कर जो है टीवी सीरियल देखने में बैठ जाए और पूरे दिन उसी को देखते रहे, घर में कोई काम ना करे, तो शाम को जो है किसी को घर में खाना तक नहीं मिलेगा, घर में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होगी, ना किसी के कपड़े धुले जाएंगे। पर लेकिन वो अपने काम को इतने सटीक तरीके से सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करती हैं, और अपना जो सीरियल वगैरह भी देखना होता है वो भी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों में बैलेंस बनाकर यहाँ पर चला जाता है। ये जिंदगी में आप लोग कम से कम अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें सीख सकते हैं कि बैलेंस कैसे करनी है जिंदगी में चीज़ें। तो यहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डिस्कशन काफ़ी शानदार रहने वाला है। आई होप कि आप लोग जो हैं इसको एंड तक एंजॉय करोगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा और आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी लाना चाहूँगा। जो बच्चे यहाँ पर कोर्स में इनरोल करने की कोशिश कर रहे थे और उनको OTP नहीं आ रहा था, ठीक है, तो कई सारे बच्चों ने मेल किया था कि सर OTP नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो रिजोल्व हो गई है। और वेबसाइट में भी कुछ थोड़ा सा डाउन आ रहा था, वो भी जो है आज शाम को जो है वो रिजोल्व कर दिया है। अब दोनों चीज़ें जो है मस्त तरीके से चल रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐप और वेबसाइट दोनों इसीलिए हैं, अगर आप लोग अपने लेक्चर देख रहे हैं मान लीजिए ऐप के ऊपर और ऐप नहीं खुल रहा है, तो तुरंत आप लोग वेबसाइट में इनरोल कर वेबसाइट को खोल सकते हैं, और वेबसाइट नहीं चल रही है तो ऐप को खोल सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव है, ताकि आप लोगों की कम से कम जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं वो आप लोगों का कंप्लीट चलता रहे। तो इसलिए ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो बच्चे ऐप पे जुड़े हुए हैं उनको पता ही नहीं है वेबसाइट भी है क्या। StudyLoverVir.in के नाम से वेबसाइट है, यानी कि चैनल का नाम, और उसके एंड में .in लगाकर आप लोग खोलना, और यहाँ पर अपना अगर आप लोगों ने रजिस्टर कर रखा है तो ऑलरेडी बस लॉगिन करना है, OTP आ जाएगा और खोलना है। पासवर्ड कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पासवर्ड चेंज करना है, इसमें जस्ट मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जा रहा है, आप लोग पासवर्ड वगैरह के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो। दूसरा यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर जिसमें आप लोग कनेक्टेड होते हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर माई जोन करके एक पर्टिकुलर एरिया बना हुआ है,
बेसिकली ऐप के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पर अपने प्रो क्लासेस के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर क्लासेस मिलती हैं। अपना अगर किसी को जो है एक तरीके से ना, जो आप लोगों का जो एक तरीके से पेमेंट का जो आप लोगों का बिल अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो उसका ऑप्शन माई जोन में मिल जाएगा जब आप लोग ऐप में जाते हो तो यहाँ पर, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर कहाँ से उसको देखे कि हो गया है कंप्लीट या नहीं, और मुझे मत भेजो प्लीज, जो मुझे आप लोग सेंड कर रहे हो, आप लोग जैसे ही हो जा रहे हो वो रजिस्टर हो जा रहा है, अब वहाँ पर वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डाउट था जो कई सारे बच्चों के माइंड में था। अब आप लोग क्लास अच्छे से देख सकते हैं, कोई टेंशन आप लोग को नहीं रहेगी। और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। सबसे पहले मैंने विश कर दिया आप लोग को। होली के बाद में आप लोग यहाँ पर बेसिकली आप लोग की एप्टीट्यूड की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इंग्लिश की भी क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी, पॉलिटी की भी क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अब आप लोगों का यहाँ पर जो ऐप वगैरह है, वेबसाइट है, लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब फटाफट यहाँ पर लेक्चर आने स्टार्ट होंगे धड़ाधड़। होली का एक बार थोड़ा सा आप लोग 2-3 दिन का गैप बचा हुआ है, उसके बाद में कमर कसकर तैयार रहना, ठीक है। तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक में पूरा 100% सिलेबस विद टेस्ट सीरीज आप लोगों का कवर होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे बोले सर टेस्ट सीरीज अलग से, वो मत लो यार, वो बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों जुड़वा मूवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ बच्चे जो हैं जुड़वा होते हैं, पर लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर टाइप के जुड़वा के नाम बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा जिसको बोलते हैं मोमो, मोमोज नहीं, मोमो ट्विंस, ठीक है। यूएसए के अंदर में यहाँ पर अभी मोमो ट्विंस यहाँ पर देखने को मिले। एक रियरेस्ट एंड रियर प्रेगनेंसी होती है यहाँ पर ये। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले कि यार ये मोमो ट्विंस है क्या, आप लोगों को बता दूं कि इनकी टोटल जो भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें बहुत ही माइन्यूट सा, यानी कि 0.1% से भी कम अगर कोई ट्विंस होते हैं तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर ये ट्विंस देखने को मिलते हैं। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि जब, पता क्या होगा मैं बताता हूँ। मैंने पढ़ाई, मैंने कहा क्या है, पूरा पूरा सिस्टम समझ लिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप उन्हीं डॉक्टर है। देखो पढ़ाने के कितने फ़ायदे होते हैं। जब इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होते हो तो एक तो इंटरेस्ट आता है, जैसे मतलब हम भी मतलब माँ के पेट में थे तो हम कैसे कैसे होंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से चीज़ें फील किया करो तो आप लोगों को पढ़ने में चीज़ों को मज़ा आएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं जब बच्चा पेट में होता है, मुझे लगता है कि वो सबसे शानदार ज़िंदगी जी रहा होता है। ना नहाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना सुसु पोटी की टेंशन, सब कुछ उसका अपना आप ही नेचुरली चलता रहता है। जब ने अंदर से जब एक तरीके से जब बच्चा बाहर आता है, कहता है भाई साहब बाहर क्यों निकाल लिया, मस्त चल रही थी ज़िंदगी भाई साहब हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर कोड होती है वो कनेक्ट रहती है प्लेसेंटा से। ये प्लेसेंटा आप लोगों को देखने को मिलता है और इस कोड के थ्रू यहाँ पर इसकी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। जब कोई सिंगल बेबी होता है तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीका पैटर्न देखने को मिलता है। अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मोमो ट्विंस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर एक कट लगाया जाता है और फिर ये इस तरीके से सूख सूख कर यहाँ पर ये छड़कर गिर जाता है। कई बार इसको टच करने से यहाँ पर जो बच्चे की जो बेसिकली नाभि होती है वो पक भी जाती है। वो चीज़ें आप लोगों ने नॉर्मली सुनी होगी। पर लेकिन अभी जो बात की जा रही है, जो ये पर्टिकुलर जो ट्विंस होते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ट्विंस कैसे कैसे हैं, कि यहाँ पर एक तरीके से सेपरेट पार्ट हो जाता है पेट का, ट्विंस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मोमो ट्विंस है एक ही प्लेसेंटा से दोनों जुड़े होते हैं। ये यहाँ पर इसको मोमो ट्विंस का नाम यहाँ पर दिया गया है। यानी कि नॉर्मली अलग अलग देखने को मिलता है, पर लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही पर्टिकुलर इसके साथ में दोनों जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह का जो सिस्टम है यहाँ पर, ये मोमो ट्विंस की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे कई सारी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर एक है यहाँ पर बेसिकली DI आप लोग इसको बोल सकते हैं ट्विंस। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये अलग अलग प्लेसेंटा के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पर लेकिन एक है यहाँ पर मो DI ट्विंस, इसमें क्या होगा, वैसे तो प्लेसेंटा के साथ में जुड़े हुए हैं मतलब एक ही के, पर लेकिन बीच में सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मोमो ट्विंस में क्या है कि एक ही पर्टिकुलर स्पेस में एक ही प्लेसेंटा के साथ में यहाँ पर जुड़े होते हैं और ओनली आइडेंटिकल ये ट्विंस जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि बेसिकली ऐसे ना, एक तरीके से यहाँ पर तो लड़का लड़की हो सकते हैं, यहाँ पर आइडेंटिकली होंगे जब एक ही उससे जुड़े हुए हैं यहाँ पर ये। तो ये मोमो ट्विंस जो है, इसलिए यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में देखने को मिले। तो ये किसका मतलब क्या है कि मोमो ट्विंस के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये तीनों के तीनों कैटेगरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। और जो शब्द मोमो है यहाँ पर, इसको मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक के नाम से यहाँ पर इसको जानते हैं। शब्द भी आप लोग यहाँ पर इसका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऐसे इन्फॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन बने तो कल को बायोलॉजी में ना कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये क्या है, तो इसके बारे में आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि माइंड में आप लोगों के क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। सोचो अगर ऐसा याद रहा करता बच्चे को कि वो पेट में था तब ऐसा था, बाहर आके ये लग रहा है,
तो मतलब एक तरीके से ना इसलिए कहते हैं कि मतलब माँ के साथ में बच्चा ज़्यादा कनेक्ट क्यों होता है। एक अगर बात करें तो नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही 9 महीने माँ के साथ में वो एक्स्ट्रा रह रहा होता है, ठीक है। पापा के साथ में क्या होता है कि पैदा होने के बाद में रहना स्टार्ट करता है, पर माँ के साथ में 9 महीने एक्स्ट्रा बच्चा पेट में रहता है, ठीक है। तो इसलिए माँ के साथ में कनेक्टिविटी है, इसलिए माँ का मानते हैं ना कि माँ का ज़्यादा हक होता है बच्चों के ऊपर में। तो ये तो खैर आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल है ये, माँ के फेवर में बच्चों की जब बात करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ मेरे चीतो, आप लोगों को चीता पढ़ाता हूँ। चीता जो अभी रिसेंटली हमारे देश में लेकर आया गया, वो पहले तो लेकर आया गया था नामीबिया से। नामीबिया से पूरी यात्रा तय करके वो इंडिया के अंदर में लेकर आया गया था। ये तो रास्ता वैसे दिखाया कि हाँ यहाँ से आ जा सकते हैं अगर ज़मीन से जाना है, पर रिसेंटली अभी जो लाए गए वो लाए गए थे साउथ अफ्रीका से। तो हमारे देश के अंदर में जो चीता का एडमिशन किया जा रहा है हमारे देश के स्कूल में, यहाँ से उनको लेकर आकर में, तो इनकी जर्नी जो थी वो बड़ी ही प्यारी देखने को मिली। जब इनको लाया गया था पहली बार तो कुछ ऐसा माहौल बनाया गया था कि शानदार तरीके से कि हमारे देश के अंदर में एंट्री हो रही थी। हालांकि ये काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बना था, क्योंकि कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने मजाक उड़ाया था, क्योंकि चीता जो है वो दौड़ता नहीं है, दौड़ता है शेर। चीता जो है वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली के परिवार से आता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन इसका मजाक उड़ाया गया यहाँ पर कि सब इंतजार कर रहे थे कि दहाड़ेगा, पर ये तो बिल्ली मौसी के परिवार का निकला, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। ये बोला गया कि इनका जो सब्जेक्ट है जिसमें शायद इन्होंने पीजी या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो वो इसी पर्टिकुलर फील्ड से कर रखी है। तो बहुत ज़्यादा इनकी ट्रोलिंग हुई इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि इतने बड़े लीडर के द्वारा इस तरह की बातें बोलना वो सही बात नहीं थी, ऐसा यहाँ पर लोगों का सोचना था। चीता हमारे देश में जो ऐड किया गया ये तो एक अलग बात है, पर लेकिन अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी चीता के ऊपर किए जा रहे हैं। अभी कैप्टिविटी में के अंदर में ईरान के अंदर में जो बच्चे थे उनको बेसिकली यहाँ पर पाला गया, रखा गया। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी ये आर्टिकल न्यूज़ में क्या है, ये आर्टिकल न्यूज़ में इसलिए आया कि टोटल मिलाकर हमारे देश के अंदर में अभी जो कुन्हू नेशनल पार्क है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ। एग्जैक्ट लोकेशन जो कुन्हू नेशनल पार्क की है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये बिल्कुल इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर में यहाँ पर रिसेंटली अभी टाइगर लाए गए हैं। अगर आसपास वाला रीजन देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो ये काफ़ी हरियाला हरा भरा काफ़ी दूर तक फैला हुआ ये रीजन आप लोगों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है पूरा, तो ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर इसी नेशनल पार्क के पास में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर रिवर भी है जिसका नाम है शाहबाद कुन्हू रिवर। तो आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि कुन्हू नेशनल पार्क के पास में कौन सी रिवर है, तो कौन सी रिवर है यहाँ पर, तो इस रिवर का नाम भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अभी मुद्दा क्या है ये आर्टिकल डिस्कस करने का, पहले तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में टाइगर लेकर आए गए ये बात थी, पर लेकिन अभी मुद्दा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो ये टाइगर लेकर हमारे देश के अंदर में आए गए हैं, जहां पर इनको रखा गया कुन्हू नेशनल पार्क के अंदर में, वहां पर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिक्कतें क्या है? दिक्कतें यह कि इनके खाने के लिए यहाँ पर खाना ही नहीं है। शिकार कर टाइगर खाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके खाने के लिए खाना ही नहीं है, ये बात बोली गई है। आप लोगों को अभी अगर मैं बात करूं, अभी यहाँ पर टोटल रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका से 12 चीते लेकर आए गए, ठीक है, कुन्हू नेशनल पार्क के अंदर में। तो टोटल मिलाकर 20 हो गए। क्यों? क्योंकि 8 जो हैं वो नामीबिया से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल ये यहाँ पर चीता अभी हो गए हैं। अभी मुद्दा यहाँ पर यह कि इनका ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि हमारे देश में जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे 1950 में, और ये क्वेश्चन जो है केबीसी के अंदर में पूछा गया था, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनके खाने के लिए खाना ही नहीं है, तो क्या करें बेचारे, अब उन्हें भूखे मर जाएं या फिर फास्ट रखें तो क्या किया जाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई कि जितना स्पेस इनको चाहिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है बहुत बड़े बड़े एरिया हैं, वहाँ पर खाली पड़ा है बहुत दूर दूर तक, पर लेकिन यहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया में इनको लेकर आया गया है वहाँ पर इनके हिसाब का स्पेस भी नहीं है। अभी यहाँ पर बात करें तो हमारे देश के अंदर में जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से इसको ऐड किया जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, जब द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में इसको कवर किया गया। पर लेकिन वो काम की नहीं है, जो काम की है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ऊपर हम लोग फोकस देकर चलेंगे, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो जो 2 देश हैं, दोनों के दोनों देश जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों देश जो हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आते हैं, जिनको यहाँ पर लेकर आया गया है।
तो इन दोनों देश का नाम याद रखना है, पहला है नामीबिया और दूसरा है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से जो यहाँ पर ये लेकर आए गए हमारे देश के अंदर में, ये तो एक पर्टिकुलर न्यूज़ होगी। अभी एक न्यूज़ जो है वो न्यूज़ क्या है, बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर जो चीता जो है पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इन्हीं से बोला कि चीता लेकर आना है। कई बार यहाँ पर हम लोगों ने 1970s में, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो चीता है वो 1950 में जो है वो खत्म हो गए थे। ये 1950 में यहाँ पर 1950 क्या 52 है एग्जैक्ट डेट, तो अगर आप लोग याद रखेंगे 52 में एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि अब हमारे देश में ऐसा कोई भी चीता जैसा कोई भी प्राणी हमारे देश में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये खत्म हो गए हैं। लास्ट जो पिक्चर मानी जाती है यहाँ पर ये है राजा साहब। ये माना जाता है कि ये आखिरी पिक्चर थी जो हमारे देश में यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से ना जो जिसमें बोला गया कि यहाँ पर आखिरी चीता किसने मारे, जिसका खिताब जाता है तो वो जाता है यहाँ पर इन राजा को। राजा का नाम जो है यहाँ पर इनका नाम है रामानुज प्रताप सिंह। इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेट था, एक पर्टिकुलर एरिया था यहाँ पर जो कि आज के डेट में छत्तीसगढ़ के अंदर में आता है, जो इनके द्वारा रूल किया जाता था। तो इनके द्वारा यहाँ पर इनको बेसिकली मारा गया कि 3 ये चीता थे यहाँ पर लास्ट जिनको यहाँ पर देखा गया। इसके बाद में हमारे देश में चीता जो हैं वो कभी भी किसी को दिखे नहीं, तो इसलिए मानते हैं कि इन्होंने धरती पे से भारत की चीता को एक्सटेंड कर दिया। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इनकी पिक्चर है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चीता जो है ये काफ़ी ताकतवर प्राणी है, एक तरीके से जो फूड चेन होती है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है। इसको अगर बात करेंगे हम लोग साइंटिफिक नेम क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर एसिनोनिक्स जुबेटस के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं, एसिनोनिक्स जुबेटस। तो ये क्या है, ये यहाँ पर चीता का साइंटिफिक नेम है, जो कि धरती पे दौड़ने वाला फास्टेस्ट एनिमल है। दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता था, 1950 तक तो इंडिया के अंदर ही पाया जाता था। इसके अलावा ये काफ़ी लार्ज स्केल पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में और ईरान वाले एरिया में यहाँ पर ये पाया जाता था। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले मतलब कुछ सालों पहले 1970s के टाइम पर, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बस यहाँ पर अभी अफ्रीका से गुहार लगाई है, ईरान से भी हम लोगों ने गुहार लगाई थी। चीता डिप्लोमेसी बोला गया था इसको कि ईरान से जो है हम लोग चीता लेकर आएंगे, पर लेकिन माहौल कुछ ऐसा बना नहीं कि ईरान से हम लोग चीता लेकर आ सकें। बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर हम लोग जो है ईरान से जो यहाँ पर चीता को हम लोग लेकर नहीं आ पाए। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में कुछ और जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, वो मैं बताऊंगा अभी इनमें डिफरेंसेस के बारे में भी कि क्या क्या चीजें हैं। फिर जब ईरान ने यहाँ पर मना कर दिया, फिर हमारा जो फोकस गया वो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर। हम लोगों ने बोला चलो कोई नहीं, चीता तो भाई साहब लेकर आएंगे, अब लेकर आए चाहे कहीं से भी, हमको चाहिए तो चाहिए। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग पहुंच गए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हम लोगों ने यहाँ पर चीता लेकर आए। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर आप लोग एक मैप देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। हम लोगों के देश में चीता जो है ऐसा नहीं कहीं एक जगह पाया जाता था। गुजरात के अंदर में इधर जाओगे तो आप लोग मध्य प्रदेश इधर आप लोग जाओगे तो ये पर्टिकुलर जो रीजन हो गया, बिहार वेस्ट बंगाल वाला, साउथ इंडिया में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी लार्ज स्केल पर हमारे देश के अंदर में एशियाटिक चीता पाए जाते थे, इवन पाकिस्तान के अंदर भी। तो हिस्टोरिकली हमारे देश के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर ऐसा इन्वायरमेंट था जहां पर चीता आप लोगों को देखने को मिलते थे। पर आज की डेट में कुछ गिने चुने एरिया हैं जहां पर चीता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन इन रियलिटी में अगर बात करें बस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही ढंग से हैं, बाकी सब जगह ये माना जा रहा है कि ये एक्सटेंट हो चुके हैं। कुन्हू नेशनल पार्क जो है यहाँ पर अगर बात करें तो इसको यहाँ पर आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन मध्य प्रदेश के अंदर में है, जहां पर ये चीता जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर एक तरीके से ऐसे जानवर को किसी दूसरे एरिया में से लेकर आ जाता है तो एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है कि क्या हमारे देश में आने के बाद में ये जो चीता है ये अपना सिस्टमेटिक वे में जैसा वहाँ पर रह रहे थे वैसे ही रह पाएंगे या फिर कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। तो कई सारे एनालिसिस किए जाते हैं कि हाँ किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, कैसे कैसे इनकी ज़िंदगी जो है यहाँ पर चलने वाली है, तो उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे में चेक किया जाता है, तब जाकर इनका एडिशन यहाँ पर किया जाता है। तो जो भी यहाँ पर अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमारे देश के अंदर में जो चीता लेकर आएंगे, इनको भी प्रॉपर एक टीम के थ्रू यहाँ पर एनालिसिस किया गया और उसके बाद में हमारे देश में इनको ऐड किया गया। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जो चीता होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए वो है ये पर्टिकुलर एरिया, इनके पर्टिकुलर क्या क्या स्टेटस हैं, इनको किस तरीके से किस पर्टिकुलर लिस्ट में रखा गया है और नॉर्मली कहाँ पर ये चीता जो हैं वो पाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले जो हमारे देश के अंदर में या फिर यहाँ पर एशिया के अंदर में जो चीता पाए जाते थे उनको एशियाटिक चीता बोलते थे, वो लगते भी थे बरसेर टाइप के, ठीक है। पर लेकिन ये यहाँ पर जो अभी हम लोग लेकर आ रहे हैं
ये थोड़े से ऐसे लगते हैं, बिल्ली टाइप के लगते हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, फर्क देखो दोनों के अंदर में। इनको अफ्रीकन चीता बोलते हैं। इनकी ऐसी हालत क्यों है, मुझे ऐसा लगता है अफ्रीका में खाने पीने के लिए ज़्यादा है नहीं तो इनकी बेचारों की ऐसी हालत हो जाती है, और एशिया में काफ़ी माल पानी है पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर आयुषेन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक लिस्ट है यहाँ पर जो तैयार की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके हिसाब से अगर बात माने तो यहाँ पर कई सारी बातें सामने निकल कर आती है जो कि सोचने के लिए मजबूर करती है कि किस तरीके से हम लोग चीता को आगे लेकर चल सकते हैं। मतलब क्या हो गया इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर अफ्रीकन चीता के बारे में, तो ये वनरेबल कैटेगरी में है, मतलब खस्ता हालत हो रखी है। ये ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा है, अबंडेंस में है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है कि इनकी यहाँ पर भी कमी देखने को मिल रही है, वनरेबल कैटेगरी में रख दिया है। पर लेकिन जो अभी यहाँ पर ईरान के अंदर में है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। मुझे ऐसा लगता है कि 50-60 बचे हैं बस ईरान के अंदर में, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 40-50 बोले जा रहे हैं, मैंने तो थोड़ा सा और ज़्यादा ही बोल दिया, इतने ओनली बचे हुए हैं यहाँ पर। इसलिए इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई प्राणी है जिसको बोलते हैं बेसिकली कि एक तरीके से कि वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जैसे यहाँ पर ये वनरेबल हो गया और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, तो इसी के नाम पर बोला जाता है कि कोई भी ऐसा अगर प्राणी है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है तो उसका ट्रेड नहीं होना है, यानी कि उसको खरीदना और बेचना नहीं है। इसीलिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है। उसमें फ्लोरा एंड फ्यूना दोनों आते हैं, यानी कि ना तो पेड़ पौधे फूल पत्ती जो खत्म होने वाले हैं और ना ही जीव जंतु, उनको आप लोगों को कहीं ले जाकर बेचना है। इसीलिए यहाँ पर इस लिस्ट का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें अपेंडिक्स जो 1 है वो एक तरीके से अपेंडिक्स 1 का बोल सकते हैं कि एक ऐसा पार्ट है जिसमें बोला जाता है कि भाई साहब इनको बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तकड़े जो हैं जुर्माने लगेंगे। तो दोनों को अपेंडिक्स 1 में यहाँ पर रखा गया है CITES के अंदर में। इसका मतलब यह है कि इनका व्यापार करना गलत है, उसको अगर करोगे तो ये एक तरीके से आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये खुद इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कानून बने हुए हैं। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में लगभग 6500 से 7000 तक चीता आप लोगों को देखने को मिलते हैं प्रेजेंट टाइम पर। इसलिए थोक के भाव में वो बेच रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं क्या, बिना पैसे के तो दिए नहीं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन ईरान के अंदर में गिने चुने बचे हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये इस तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं। जो ईरान वाला है वो स्मॉलर है, अगर थोड़ा साइड में आप लोग देखोगे प्लेनर देन द जो अफ्रीकन चीता, उसका जो साइज है थोड़ा सा लंबाई में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिगर इन द साइज कंपेयर टू एशियाटिक चीता। ये फिजिकल कैरेक्टर यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा चुके हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर इससे रिलेटेड हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि हम लोग लेकर तो आगे कुन्नू नेशनल पार्क में रख भी लिया, पर लेकिन इसके लिए जो पूरा सिस्टम, एक माहौल जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एक ऐसी बॉडी है जो कि 2005 में बनाई गई और बस इसी काम के लिए बनाई गई कि चीता को हम लोग किस तरीके से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। चीता को लेकर नहीं, हालांकि टाइगर को लेकर है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन में मत होना। चीता जो है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए, ये टाइगर होते हैं, ठीक है। तो टाइगर के लिए बनाई गई, तो यही इसको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है कि हाँ कल को कोई इशू हो रहा है। तो हमारे देश में टाइगर भी खत्म होने वाले थे, तो टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आया गया था 1973 में, और ये जो है वर्ल्ड वाइड फंड उसकी हेल्प से यहाँ पर लेकर आया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी कि हमारे देश के अंदर में किसके द्वारा कोऑपरेशन प्रोवाइड कराया गया, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। हमारे देश के अंदर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के नाम से एक पूरा इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पर, जो कि इन चीज़ों का डिटेल में सर्वे करता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है 1972 का, जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बातें करता है। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बॉडी बनाई गई थी ना, ये इसी कानून के थ्रू यहाँ पर बनाई गई थी, इसलिए इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। स्टैच्यूट यानी कि कानून पास कर पार्लियामेंट यानी कि संसद में बनाई गई, इसलिए इसको ये बॉडी बोलते हैं। इसको जो चेयर करते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी वनडे टाइप एग्जाम में पूछा गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, कौन है आज की डेट में हमारे देश में, बताइए जरा। वो यहाँ पर इसको चेयर करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। तो ये इसके बारे में याद रखना इसको। अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 का प्रोजेक्ट है। इसी से रिलेट कर एक केस याद रखेगा जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस, वो भी 1973 का ही केस है। केशवानंद भारती केस हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली यहाँ पर लेकर आया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम का भी कॉन्सेप्ट है, उसको बैलेंस बनाकर आप लोगों को रखना है। इसी के साथ में केशवानंद भारती केस ने ही यहाँ पर ये बताया था
कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया था जब मैंने क्लास भी ली थी आप लोगों की इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से चीज़ों को समझा करो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं कहीं से कहीं भी कनेक्ट कर आप लोग याद रख सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग याद रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर कुछ भी कहीं भी जोड़ देते हो है ना, जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें कह रहा है कुछ भी कहीं भी जोड़ देते हो। तो यार आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में क्या करना है, चीज़ें याद रखनी है। अगर याद नहीं रहेगी तो फिर क्या फायदा उस चीज़ का। याद रखने का मतलब नहीं था कि रटनी है, रटनी तो भूल जाओगे। याद रखने का मतलब होता है कि मेमोरी फॉर्मेशन आप लोगों को करना है। ठीक है, इनकी अगर आप लोग यहाँ पर पैटर्न देखोगे, चीता आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर लेपर्ड और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर जैगुआर। ठीक है, अगर तीनों में से चूज करने के लिए आप लोगों को बोला जाए तो आप लोग किसको चूज करोगे। ठीक है, आप लोग बताइए तीनों में से किसको चूज करोगे। मैं तो जैगुआर को चूज करूंगा, बाकी आप लोग अपना चूज कर लो। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पर जो ये एक तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए भी यहाँ पर बन रहा है कि जब ऐड किया गया तब हमको अब इसको ध्यान में नहीं दिया गया कि अब हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनके लिए यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है। ठीक है, तो ये बातें अभी सारी यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस देकर चलना चाहिए कि क्या यहाँ पर ये चीज़ें सही है, क्योंकि अगर लेकर आए और यहाँ पर इनकी डेथ हो गई तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ बनने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इंसल्ट भी होती नजर आएगी इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, और कोई और देश को यहाँ पर फिर कोई दूसरा देश जो है इस तरीके से चीता देगा भी नहीं कि उनसे तो वो रखे नहीं गए, वहाँ पर तो जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज भी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इन सब चीज़ों को, खासकर जैसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर जो मुद्दे बन जाते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से लेकर चलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर चीता के बारे में बात की जा रही है। आयुशियन स्टेटस ऑफ जो अफ्रीकन चीता है वो वनरेबल है और एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पहला क्वेश्चन ये बोला गया। दूसरा बोला गया कि अफ्रीका का जो चीता है वो एक तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और फास्टर है देन द एशियाटिक चीता। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। सही आंसर बताइए। हमारे देश के अंदर में एक्सटिंक्ट हो गए थे चीता, ये किस ईयर में एक्सटिंक्ट हो गए थे। 1942, 1947, 1952, 1967। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी के अंदर में। आगे चलते हैं। एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजा, कह रहा है सर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन केबीसी में आ गया। इतने क्यूट हो ना आप लोग हैं। टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है पॉपुलरली, जो कि यहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर भी बोलते हैं, 1973 का। ये यहाँ पर किसके द्वारा कोऑपरेशन में चलाया गया था। यूएनईपी, यूनेस्को, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड जो यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ या फिर यहाँ पर ये किसकी उसमें चलाया गया सपोर्ट में। ये इंटरनेशनल लेवल के सपोर्ट में अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर में चलाया जाता है, उसमें एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमेशा जो यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उस पर क्वेश्चन जब बनते हैं उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो लाइफ वर्ल्ड वाइड फंड आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं, तो इसके सपोर्ट में यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो सही आंसर देकर देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। और क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करते हो देख लिया करो और फिर बताया करो कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो अपोजिट है। अफ्रीकन चीता जो है वो एक बेसिकली यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है इसके बारे में, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एशियाटिक चीता जो है वो मस्ट स्ट्रोंगर है और फास्टर है देन द अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीते को खाना प्रॉपर नहीं मिलता है, ऐसा बोल देना आप लोग। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। एशिया के अंदर में फुल खाना मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये फास्टेस्ट एनिमल है पृथ्वी पर दौड़ने वाला। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं 98 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर नजर लगा, मतलब एक तरीके से नजर मत लगाइएगा दौड़ने वाले एनिमल के ऊपर, बेचारे वैसे ही खत्म होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर 1952 में आप लोगों को पता है यहाँ पर खत्म हो गए थे। कौन थे वो पर्सन जिन्होंने फोटो खिंचवाई थी, उनका नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे तो याद रखेगा आंसर यहाँ पर डी हो गया, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर भी नहीं होना चाहिए। WWF वर्ल्ड वाइड फंड। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों को बता दिया, कहाँ से क्या क्या मुद्दे चल रहे थे वो भी आप लोगों को समझा दिया। अब इसको लेकर कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, कम से कम कल को क्वेश्चन बने तो बता देना कि भाई साहब अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा आर्टिकल। दोस्तों एक आर्टिकल मैंने कवर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, वो था बिल्कुल डिफरेंट आर्टिकल पर, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में। तो ये आर्टिकल कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एनालिटिकल बेस की होंगी।
यानी कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगी कि एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसा होना चाहिए और अब तक क्या क्या चीज़ें उसके बारे में चली हुई आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वर्डिक्ट है इसने बहुत बड़ा चेंजेस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट में लेकर आने की बात यहाँ पर की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो अपॉइंटमेंट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसको सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर करना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पर्सन थे, उनको इमीडिएटली रातों रात जो है वो रिटायर किया गया। रिटायर कराने के बाद में उनको अगले दिन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो यहाँ पर उनको उस पोस्ट पर जैसे ही ले जाकर बैठाया गया तो ये कंट्रोवर्सी निकल कर आने लगी कि किस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करना है। एक पर्टिकुलर इंसान जो है उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट पर बैठाया जा रहा है, वो भी उस पोस्ट पर जो कि यहाँ पर पूरे देश के अंदर में फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जानी जाती है। संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 324 में उसको ये पावर मिली हुई है। तो क्या ये जो अभी इलेक्शन होंगे वो फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे? जिस इंसान को इस पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठाया जा रहा है क्या वो इंसान जो है वो गवर्नमेंट का फेवर नहीं करेगा जब गवर्नमेंट उसको इतनी एक शानदार पोस्ट दे रही है देश के अंदर में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए? इवन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो भी जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने बैठते हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो एक ऐसी पोस्ट पर बैठा जा रहा है यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कंडीशन आप लोग देखते हैं, हालांकि वो आईएएस ऑफिसर के सामने बैठते हैं इसलिए आईएएस ऑफिसर की पोस्ट बनाए जाते हैं, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर होती है इलेक्शन के टाइम पर वो किसी के साथ में मैच नहीं कर सकती, इतनी पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। पर मुद्दा क्या है अभी फिलहाल? अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए। अगर कोई इंसान सर्विस में है और सर्विस में होते हुए उसको कुछ टाइम बाद में तुरंत जो है कोई पोस्ट दे दी जाती है तो ये ये माना जाता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर दे रहा था गवर्नमेंट को और अभी भी आगे गवर्नमेंट को कोई ना कोई फेवर देगा क्योंकि जो पोस्ट मिली है उसका वो कहीं ना कहीं मुआवजा भरेगा। ऐसे यहाँ पर बातें बोली जाती है क्योंकि किसी भी पर्सन को अगर कोई पोस्ट दी जा रही है बिना कूलिंग पीरियड के तो वो फिर गलत चीज़ है। कूलिंग पीरियड क्या होता है? नॉर्मली ये मानता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी पोस्ट से रिटायर हो रहा है तो 4 से 5 साल जो है उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। तब तक जो है इलेक्शन भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट वगैरह चेंज भी हो जाती है, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सारे जज जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हो रहे हैं, उनको कई राज्य के गवर्नर बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे फिर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि क्या ये जो चल रहा है ये सही चल रहा है? यानी कि इंसान को अपॉइंटमेंट आप कर रहे हो जरा सी देर में तो यहाँ पर सामने वाला तो आपके फेवर में काम करेगा, तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर होना चाहिए। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अभी मोहर लगाई है। इसके बारे में कुछ और बातें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके बेस पर आप लोग चीज़ों को अच्छे समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कल को अपॉइंटमेंट करना है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंदर में तो यहाँ पर 3 इंसान वहाँ पर होने चाहिए। पहला इंसान होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे इंसान होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे इंसान यहाँ पर होने चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 3 इंसान यहाँ पर होंगे तभी यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। हमारे देश के अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट जो है वो कई बार नहीं देखने को मिलती है, इतने कम जो है संख्या देखने को मिलती है। वो कैसे? आप लोगों को पता है लोकसभा के अंदर 543 सीट हैं, पहले 545 थी। 2 सीट जो हैं वो एंग्लो इंडियन की थी, उनको अभी हटा दिया गया है। कौन सा संविधान में संशोधन करके उनको हटाया गया है ये आप लोगों को बताना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर रिसेंटली अभी पूछा भी गया था इसके बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि अक्सर आप लोगों से बनते हैं, खासकर कोई रिसेंट का अगर डेवलपमेंट हो तो उसके बेस पर तो और भी क्वेश्चन बन जाता है। अभी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन के टोटल मिलाकर 54 सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल सीट की 10% सीट जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी उसी के पास में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट जो है वो जाएगी। पर लेकिन अगर यहाँ पर 54 सीट भी कोई नहीं निकाल पा रहा है तो फिर लार्जेस्ट जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके लीडर को यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन की तरीके से यहाँ पर रखा जाएगा, एक दर्जा दिया जाएगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे बोला गया कि जब भी इलेक्शन कमीशन के अंदर में अपॉइंटमेंट होगी अभी यहाँ से तो उससे फायदा ये रहेगा कि वो इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर हो पाएंगे। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा क्योंकि उसको हटाने के लिए फिर काफ़ी तगड़ा प्रोसीजर है, आसानी से उसको हटाया नहीं जाता है, पर लेकिन अपॉइंटमेंट काफ़ी आसानी से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। जो रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट जो है जो इन्फ्लुएंस करती है वो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर काम कर पाता है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि उसने बोल दिया है कि ऐसी कुछ अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अभी भी मुद्दा ये है कि जिनको अपॉइंट कर दिया है अब वो तो अपना टेन्योर पूरा करेंगे, उसके बाद में जो नया अपॉइंटमेंट होगा तब से यहाँ पर चीजें जो हैं वो आगे निकल कर आएंगी। अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड यहाँ पर अगर बात करें इस इशू को कैसे देखा जा रहा है, 2015 में पीआईएल गई थी चैलेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की प्रैक्टिस जो हो रही है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने में वो सही नहीं है। 2018 में फिर यहाँ पर 2 जज थे, उन्होंने ये पर्टिकुलर जो मैटर था वो बेंच को रेफर किया, लार्जर बेंच को, ताकि यहां पर इसको देखा जा सके और एग्जामाइन किया जाए आर्टिकल 324 जो कि संविधान के अंदर में पावर देता है, तो कैसे आप लोगों को लेकर चलना है। क्योंकि आर्टिकल 324 के अंदर में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और जहां पर अदर इलेक्शन कमिश्नर यहां पर जिस तरीके से जो भी यहां पर सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि जिस तरीके से भी पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसके बेस पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसी के साथ में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। पर लेकिन अब तक कोई प्रॉपर कानून यहां पर इसके लिए बनाया नहीं गया, अपने आप ही गवर्नमेंट जो है वो इनको अपॉइंट कर दिया करती थी। तो एब्सेंस ऑफ द लॉ यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहां पर जो है कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ गया। कई बार बोलते हैं कि कोर्ट जो है वो एक्टिव हो गया है, अगर कोर्ट एक्टिव हो तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, पर लेकिन कोर्ट अगर ओवर रीच करने लगे, जिसको जुडिशियल ओवर रीच आप लोग बोल देते हो, यानी कि पार्लियामेंट के एक तरीके से पार्ले में जाकर काम करने लगे, तो वो फिर यहां पर आ जाता है कि एक तरीका इंटरफेयर कर दिया। तो बोला गया कि यहां पर अर्ज फॉर द जुडिशियल इंटरवेंशन, तो यहां पर एक तरीके से बात की गई कि जुडिशियली एक तरीके से इंटरवीन करें, क्योंकि काफी लंबे समय से यहां पर यह बात पड़ी हुई थी। तो क्वेश्चन कई बार ये आता है कि एग्जीक्यूटिव नॉन इंटरफेरेंस यहां पर, तो एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है हमारे देश के अंदर में। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये बोलता है कि जुडिशरी जो है वो अपना काम करेगी और यहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना काम करेगी। जुडिशरी काम क्या करती है कि जो कानून बनाया है ये देखो वो कानून सही है या फिर गलत है। कई बार जुडिशरी क्या करती है, ये तो देखती नहीं सही है या फिर गलत है, एक कमेटी अलग से बना देती है। जैसे फार्मर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर जो गवर्नमेंट बिल लेकर आई थी या उसको कानून बना दिया पास करके, जुडिशरी का काम क्या था, ये माना जाता है कि जुडिशरी का काम था कि देखो कि वो संविधान के हिसाब से हैं या फिर नहीं है, तो ये आप लोगों को देखना था। पर सुप्रीम कोर्ट क्या बनाता है, वो कमेटी बना देता है। तो फिर ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम कमेटी बनाना नहीं है, अगर संविधान के हिसाब से तो ठप्पा मार के उनको आगे करो, और संविधान के हिसाब से नहीं है तो उनको रिजेक्ट करके ठंडे बस्ते में डालो। तो ये कई बार बोलते हैं कि जुडिशरी जो है वो जाकर घुसती है बेसिकली जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पाले में। और फिर यहाँ पर मुद्दा आता है दोनों की लड़ाइयों का, और फिर यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी, कोलोजियम सिस्टम के अंदर में जो अपॉइंटमेंट का पूरा फंड है उसको ये बोलते हैं कि वो काफी वेग है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कई बार गवर्नमेंट की साइड से कई सारे लोग जो है उसके ऊपर कमेंट करते हुए भी नजर आते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर क्या आ गया निकल के, अब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट जो है जब इंटरफेयर करती है कोर्ट के मैटर में, कोर्ट को उस टाइम पर तिलमिला उठता है कि नहीं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसा जो पर्टिकुलर एक्ट था उसको भी नल एंड वोइड करार दे दिया। अभी वो गवर्नमेंट के पाले में जाकर घुस रहा है। तो यहां पर एक महीन रेखा है जो कि दोनों को मेंटेन रखनी पड़ेगी, अपना अपना काम ढंग से करना पड़ेगा, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो यहां पर कंट्रोल की जा सकती है और उसको हैंडल किया जा सकता है। अब यहां पर मैं आप लोग कुछ मुद्दे बताता हूं जो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करे तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। आप लोग यहां पर ये देखो, अभी यहां पर जब गुजरात के अंदर में इलेक्शन हुए तो उसको यहां पर बड़े ही अलग तरीके से यहां पर देखा गया। मतलब गुजरात के अंदर में इलेक्शन थे और दिल्ली के अंदर में भी जो लोकल एमसीडी के इलेक्शन थे वो यहां पर इलेक्शन थे। तो नॉर्मली अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी जो है एक काफी लोकल एरिया की पार्टी है, और जो बीजेपी है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग एक तरीके से नेशनल लेवल की पार्टी है। अगर पूरे देश में हर एक राज्य में इलेक्शन हो जाए एक साथ में तो बीजेपी जो है उसको आसानी से मैनेज कर लेगी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है और दुनिया में अकेली डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी है। ये सारे खिताब यहां पर बीजेपी के नाम पर है। पर लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को बोलो कि 2 राज्य में एक साथ इलेक्शन करा दो और उसको मैनेज कर लो, तो आम आदमी पार्टी के बस की ये बात नहीं रहेगी। तो अभी रिसेंटली जब गुजरात के अंदर में इलेक्शन हुए तो दिल्ली के अंदर में एमसीडी के इलेक्शन भी उसके साथ में ही रख दिए। तो लोग ये बोल रहे थे कि यहां पर अब ये दिल्ली पे फोकस करें या फिर गुजरात पे फोकस करें। तो इसके चलते काफी सारे मुद्दे जो हैं वो सामने निकल कर आए। तो इसके चलते यहां पर लोग ये बोल रहे थे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्शन कमीशन को, जिसके बेस पर इस तरह की डेट जो है वो डिसाइड की जाती है। कई जगह क्या हो सकता है, मान लीजिए अभी
कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड करनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब वहां पर मान लीजिए पावर में कोई गवर्नमेंट है, वो बोल देगी कि यार कुछ दिन रुक जाओ, अभी 5 7 10 दिन और रुक जाओ, मीटिंग करनी है वहां पर जाकर और कुछ स्कीम्स जो है हम लोगों को वो लॉन्च करनी है, उसके बाद में आप लोग जो है डेट डिसाइड कर देना। क्योंकि जैसे ही डेट डिसाइड होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके बाद में फिर आप लोग जो है वो कुछ नहीं वहां पर करोगे, एक तरीके से कोई भी एक ऐसा भी किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट जो है वो आप लोग वहां पर नहीं करोगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो ये इसलिए इस तरीके से चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है कि पार्ट नंबर 15 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यहाँ पर ये निकल कर आते हैं। टेन्योर जो है 6 साल होगा या फिर 65 साल, ये सारी बातें मैंने बताई थी यहाँ पर। सैलरी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जैसे आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी काफ़ी अच्छे से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिमूव कैसे किया जाता है। तो प्रोसीजर बिल्कुल ऐसी है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, पर लेकिन यहाँ पर पूरा मुद्दा अपॉइंटमेंट का है, यानी कि अपॉइंटमेंट में दिक्कत है यहाँ पर भाई साहब। यहाँ पर हटाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हटाने में तो पसीने छूटेंगे, पूरा प्रोसीजर है, पर लेकिन अपॉइंटमेंट में कैसे अपॉइंटमेंट करनी है उसमें दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल देना है, कुछ भी अलॉटमेंट वगैरह जो लड़ाई हो रही है उनका सोल्यूशन निकालना, सारे काम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने हैं तो यहाँ पर उस टाइम पर यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर में आते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे पावर में आते हैं। कौन कौन कैसे कैसे खर्चा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर में आएंगे। और ये पावर जो है आर्टिकल 324 जो संविधान का है वो बोलता है सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ये यहाँ पर किसके पावर में है, ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पावर में है। 3 मेंबर की बॉडी है पर तीनों के हाथ में इक्वल पावर है। पर लेकिन अब तक यहाँ पर जो देखने को मिल रहा था कि आसानी से यहाँ पर एक तरीके से किसको हटाना है, क्या करना है, ये यहाँ पर इसके लिए इंप्लीमेंट हो रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है कि पोस्ट पूरी फुल ऐसी हो जाए ताकि उसको ढंग से कंट्रोल किया जा सके, एक तरीके से इलेक्शन को इनके द्वारा कोई इंटरफियर न करे। तो यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्या क्या है, तो यहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन कराना है। इसमें लास्ट वाला आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा। बार टू इंटरफियर, यहाँ पर एक तरीके से बार किया जाता है जो बेसिकली रोका जाता है इंटरफियरेंस करने से बाय द कोर्ट इन द इलेक्ट्रोल मैटर। यानी कि मान लीजिए कहीं पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई और केस चला गया कोर्ट के अंदर में। अब कोर्ट में तो केस पड़ा रहेगा 5 महीने 6 महीने 7 महीने 10 महीने, तो क्या वहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग का एग्जाम होता है ना, कई बार कोर्ट में मैटर चला जाता है, एग्जाम फिर पोस्टपोन हो जाता है, तो वहाँ तो चल जाता है चलो फिर भी, पर यहाँ पर कैसे चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना है प्रोसीजर के अंदर में, ताकि उस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जा सके। तो ये मुद्दे हैं जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने जो कि यहाँ पर किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ये भी बोलता है बार बार कि जो पैसा यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती हैं उसको बहुत ही सही तरीके से देखा जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको हवाबाजी में पैसा खर्च करने दे। वो तो ये भी बोलता है यहाँ पर कि अगर कोई 2 सीट से इलेक्शन लड़कर आता है तो उन्हीं की पॉकेट से फिर जो है खर्चा निकालना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी लगती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय करना और सारा जो फंडा चलता है। तो ये बातें सारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर फोकस देकर कैसे चलना है बार बार इसके बारे में सोचा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आप लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया, कोई डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बताना, फिर उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग था आर्टिकल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो अनाज वगैरह है, राशन वगैरह है, वो सिस्टमेटिक वे में पहुंचाया जा सके। वो तो सही है, पर लेकिन सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना है तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे थे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के बारे में बात सुना है तो यहाँ पर स्मार्ट पीडीएस के बारे में बात कर रहे हैं। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म थ्रू द टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, मतलब अच्छा सा शब्द निकाल के लेकर आते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई साहब कुछ तो हो रहा है नया नया, पहले पीडीएस था, अभी स्मार्ट पीडीएस हो गए। तो बेसिकली लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छी कनेक्टिविटी फील हो और कुछ अच्छा एडवांसमेंट हो, उसके तहत यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, खासकर डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। तो उसके तहत यहाँ पर ये आप लोगों को स्मार्ट सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। तो अभी क्या हुआ, स्मार्ट सिस्टम के थ्रू हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन है इसकी मिनिस्ट्री आप लोगों को बताना है, उसने यहाँ पर बोला कि सारे स्टेट और जो भी यूनियन टेरिटरी हैं वो भाई साहब इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दो।
इसके तहत में क्या होगा कि सिस्टम जो है, जो स्मार्ट सिस्टम जो है वो बेनिफिशियरी को एक स्मार्ट जो है राशन कार्ड वो इशू करेगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको यहाँ पर मिल सकता है आसानी से। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, ये ऐसा सिस्टम क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर जो सिचुएशन देखने को मिली कि कोई भी इंसान जो है वो कहीं पर भी था तो किस तरीके से उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, तो उस टाइम पर वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई। मान लीजिए आप लोग रहने वाले जो है बिहार के हैं, तो बिहार से आप लोग जाकर जो रह रहे हैं वो रह रहे हैं मान लीजिए आप लोग तमिलनाडु के अंदर में, तो बिहार से तमिलनाडु के अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जा रहा है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो बेसिकली स्टेट के लिए रहती है अपने लोगों के लिए रहती है। बाहर का इंसान अगर कोई आ रहा है तो एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चलाई जाती है उनका फायदा उनको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत में चीज़ें जो हैं उन तक पहुंचाई जाएंगी तो इससे आसानी से जो है उनकी ज़िंदगी जो है उसका गुजर बसर चलता रहेगा। तो अगर कोई माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यहाँ पर, अभी ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनका बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असोल्ट होता है उसके बारे में वो आर्टिकल था। मतलब बेसिकली कई बार जो माइग्रेंट वर्कर में जो महिलाएं रहती हैं उनको एक तरीके से सेक्स टॉय की तरीके से या फिर सेक्स स्लेव की तरीके से भी कई बार यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये बोलकर कि तुम्हारे हस्बैंड को काम दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो कई बार जो वहाँ पर ठेकेदार वगैरह होते हैं, इवन कई बार वहाँ पर वर्कर जो होते हैं वो भी यहाँ पर ये हरकतें करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं और उनको ये सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। रहने के लिए वहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक कोई जगह नहीं होती है, उनके बच्चों के लिए कोई ना एजुकेशन ना कोई पर्टिकुलर सिस्टम होता है, तो बड़ी ही एक ऐसी ज़िंदगी चल रही होती है जिसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। तो जब आप लोग असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट पर जाओगे ना, तो यहाँ पर जो ये वर्कर्स हैं उन्हीं के वेलफेयर के लिए यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कोई भी ऐसा आर्टिकल अगर आता है जिसमें यहाँ पर वर्कर्स को फायदा पहुंचाने की बातें करते हैं तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, जिसके तहत यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन बनने के चांसेस भी यहाँ पर बन जाते हैं। क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कि यहाँ पर पहले तो राशन मिला करता था, आप लोगों ने सुना होगा पास्ट में कि हाँ राशन कार्ड के थ्रू राशन मिल रहा है, ठीक है, पर लेकिन अब सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल कर दी यहाँ पर। और जब से चीज़ें डिजिटल करी हैं जो लोगों का हक है वो उन तक पहुँच रहा है जो कि पहले उन तक नहीं पहुँचा करता था। तो इसके तहत यहाँ पर ये जो सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत चावल, चाहे आप लोग बोले गेहूं, चाहे आप लोग देखें यहाँ पर शुगर, क्रोसिन का तेल, जो कि यहाँ पर एक तरीके से बांटा जाता था। और ये आज से नहीं है, अगर आप लोग पीछे पास्ट में जाओगे तो 1997 में यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया था कि यहाँ पर्टिकुलर एक ऐसा इंसान जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको यहाँ पर ये सिस्टम प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की गई थी। सब्सिडाइज फूड देने की यहाँ पर बात की गई। और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो मेजर्स हैं ये एक तरीके से लोगों को, खासकर जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी ज़िंदगी जो है बड़ी देख तरीके से बदतर तरीके से चल रही है, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम यहाँ पर किया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमारे देश में लेकर आया गया 2013 में, उसने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया और लोगों को जो खाने पीने का जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी उसमें यहाँ पर उनको काफ़ी सारी सपोर्ट मिल गई। इससे अगर आप लोग ढंग से देखोगे, इससे ऐसा नहीं कि एक सेकेंड यार कहाँ पहुँच गए, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इसमें ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर लोगों को पहुंच रही हैं चीज़ें, बस उसी को फायदा हो रहा है। किसानों से यहाँ पर ये बेसिकली सामान खरीदा जा रहा है, उससे फिर स्टेट गवर्नमेंट पे जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से फेयर एंड जो प्राइस है इनकी जो शॉप्स हैं यहाँ पर ये उनके पास में जा रहा है। तो एक पूरी चेन के थ्रू यहाँ पर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों को इससे पेट भी भर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन अभी रिसेंटली कैग के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। कई सारे राज्य से भी जो खरीदना था खाना वो सिस्टमेटिक वे में नहीं एक तरीके से प्रोक्योर किया जा रहा है। कई बार क्वालिटी को लेकर बात बोलकर यहाँ पर किसानों से प्रोक्योर करने से मना कर देते हैं। पर्टिकुलर स्टेट से ही कई बार प्रोक्योर किए जाती हैं चीज़ें। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते कई बार न्यूज़ में रहता है सिस्टम, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सेमीकंडक्टर की चिप की जो इंडस्ट्री है उसको पुश देने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कई सारे जो है एक तरीके से हथियार लेकर आ रही है, यानी कि उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रही है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है इसको लेकर, वो सारी बातें किस तरीके से हम लोग को इसके ऊपर काम करना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है,
सेमीकंडक्टर की चिप या फिर जो डिस्प्ले है उसके बारे में यहाँ पर काम करने के लिए काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है, ताकि लगभग 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करना होता है ना एक ऐसे स्केल पर कि पूरा देश जो है वो एक तरीके से उसको फायदा पहुंच सके, तो कुछ बड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये चिप्स खाकर फिर काम नहीं चलेगा, फिर भाई साहब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? रीजन देखिए, आज के डेट में कोई भी चीज अगर आज के डेट में आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, उसमें चिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब आप लोगों के रिमोट से लेकर, मोबाइल से लेकर, हवाई जहाज तक अगर आप लोग बात करोगे, उसके अंदर ये सारी चिप देखने को मिलेगी। आप लोगों को याद होगा, मैंने कोविड-19 के टाइम पर बताया था कि गाड़ी की सर्विस कराने जब गए वहां पर, तो उसमें कई मतलब इतने दिन पहले जैसे सर्विस कराने गए तो उसको वो काम था कि झट मंगनी पड़ भी आप पर, लेकिन अब जब यहां पर जा रहे थे तो उसमें महीनों लग गए। ठीक है, वो कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो इसका मतलब था चिप की शॉर्टेज हो गई, और वो किसकी वजह से हुई? वो हुई चाइना की वजह से। चाइना में कोविड-19 की वजह से जो है लॉकडाउन लग गया, और उसके लॉकडाउन का खामियाजा जो है वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ा। तो अब यहां पर दुनिया को समझ में आ गया कि दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो। अगर दौड़ना है तो आप लोगों को अपने ही पैरों पर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर ये चीजें समझ ली गई, और हम लोगों ने बोला कि अब अपने पैरों पर हम लोगों को दौड़ना है। तो इसके चलते हम लोगों ने भी जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, कोई भी काम अगर करना है तो आप लोगों को 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, एक तो बहाने जो है उससे दूर रहना पड़ेगा कि नहीं अब नहीं कल कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट बोलने लगे, जैसे नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट आती है, जैसे उस टाइम पर कई सारे नहीं एक तरीके से वो दिए जाते हैं आश्वासन, ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन उससे काम नहीं चलता है। तो बहानों से दूर रहना है। ठीक है, तो ये चीजें बदलनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आलस, जैसे आप लोगों के अंदर आलस है, ऐसे गवर्नमेंट के अंदर भी आलस है। जब तक पुश नहीं करते हैं तो वो यहाँ पर काम नहीं करती है। ठीक है, तो समस्याओं को मौके में कन्वर्ट करना है, ये तीसरा सबसे बड़ा है। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ा तो बहाना नहीं बनाना है, दूसरा आलस, और तीसरा जब प्रॉब्लम आ गई है तो प्रॉब्लम को आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना है? आप लोगों को मौके में कन्वर्ट करना है। जैसे कोविड-19 की प्रॉब्लम आ गई, अब पता है चाइना से सप्लाई आ नहीं रही है, तो क्यों ना हम लोग अपने ही देश में यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश कर दें कि इसके चलते लोगों को भी जॉब मिल जाए, और इसी के चलते यहाँ पर जो है अपनी ही कंट्री में हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। तो इस पे काम करने की बात की जा रही है। फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग बोलो कि कौन कौन यहाँ पर इस फील्ड के बादशाह हैं, तो इस फील्ड के बादशाह आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आज की डेट में सबसे टॉप पर आप लोग यहाँ पर ये नजर आएंगे। सबसे टॉप पर कौन चल रहा है यहाँ पर? ये यूएसए चल रहा है। ठीक है, अगर दुनिया में बात करें 47% जो मार्केट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर काम करने वाली बात है। दूसरे नंबर पर शानदार तरीके से परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी किसकी? ये है साउथ कोरिया की। हालांकि पहले यहाँ पर जापान टॉपर हुआ करता था, पर लेकिन जापान जो है लगभग आप लोगों को तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन के साथ में मिला हुआ मिलेगा। कई सारे फोन आप लोगों ने देखे होंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। आईफोन जो है आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, पर लेकिन फिलहाल जो है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की जो बात चल रही है, हमारे देश में बोला जा रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो यहाँ पर मिलकर काम करेगा ताइवान की कंपनी के साथ में। ताइवान में जो भी माल बनता है उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। तो ताइवान वाले बोलते हैं कि जब हमारे ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है तो हम लोग चाइना के अपने अंदर यहाँ बनाए क्यों? क्योंकि रीजन उसका ये कि ताइवान को चाइना का पार्ट माना जाता है, और जो भी उसके खिलाफ जाता है तो इसका मतलब है कि चाइना के खिलाफ चला गया। तो इसलिए ताइवान जो है वो बोल रहा है कि इंडिया में आकर हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, चाइना का नाम नहीं होना चाहिए, भले उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हो। ठीक है तो ताइवान हमारा अच्छा दोस्त बन रहा है यहाँ पर आकर, तो इससे काफी फायदा भी देखने को मिलेगा हमें आने वाले टाइम में। तो ये कुछ कंट्री हैं जिनके बारे में याद रखिएगा, जो चिप के फील्ड में काफी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली काफी लीडिंग कंपनी है। और आने वाले टाइम पे हमारी कंट्री में देखिए मार्केट तो है, अब मार्केट है, हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। तो अपने ही देश में ये चीजें बनानी पड़ेंगी। आज की डेट में बात करो, चाइना का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। पीसीज में 70%, सेल फोन में लगभग 50%, टीवी मॉनिटर में लगभग 36%। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो ये जो चिप है सेमीकंडक्टर, ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है, और ये पहले इनका साइज जो है कुछ और हुआ करता था, अभी फिलहाल जो है आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर की जो पैकेजिंग हिस्ट्री है, ये एक स्लाइड मैंने आप लोगों के सामने लगाई यहाँ पर। आज की डेट में एक छोटी सी चिप के अंदर इतना सारा मटेरियल आ जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले एक टाइम पर, पुराने टाइम में अगर देखोगे, सबसे बड़ा कंप्यूटर जो था वो एक कमरे जितना था। ठीक है, आज के डेट में आप लोग मोबाइल जो है वो पूरा कंप्यूटर हो चुका है, और आपकी आज के डेट में आप लोग उसको पॉकेट में लेकर घूमते हो। तो रियलिटी में उसके अंदर क्या नहीं है, आप लोग देखो एक मिनट के लिए मोबाइल के अंदर क्या नहीं है। आज के डेट में
आप लोग अलार्म लगा रहे हो, कैलकुलेटर आप लोगों के पास में, आप लोग फोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसके ऊपर वीडियो देख रहे हो, सोशल मीडिया आप लोग हैंडल चला रहे हो, उसके अंदर नोट्स आप लोग बना रहे हो, उसके अंदर क्या चीजें नहीं है आज के डेट में। वो अलार्म जो सुबह सुबह बजता है 5 मिनट के लिए आप लोग पोस्टपोन कर सो जाते हो, वो उसी के अंदर होता है, ठीक है। तकिया के नीचे दबाकर सोते हो, तकिया के नीचे मत सोया करो, लगभग कोशिश किया करो कि एटलीस्ट 1 से 1.5 मीटर डिस्टेंस आप लोग ये सिर से उस मोबाइल की होनी चाहिए, वरना खतरनाक है वो आप लोगों के लिए, ठीक है। कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है, फट जाते हैं कई सारे मोबाइल। कई सारे महानुभव तो ऐसे हैं कि ईयरफोन लगाकर उसको रात को दबाकर और चार्जिंग पे लगाकर सो जाते हैं, भाई साहब उड़ा देगा कान, पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। कभी भी मोबाइल चार्जिंग पे लगा हो उस टाइम पर उसमें ईयरफोन लगाकर बातें नहीं करनी है। ईयरफोन लगाकर बातें तभी करनी है जब वो मोबाइल जो है वो चार्जिंग पे न लगाओ, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो उसके अंदर ये हीटिंग होती है बेसिकली बैटरी, और उसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अगर बात करें, इसमें 3 कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें सेमीकंडक्टर नहीं, मतलब 3 प्रोडक्ट होते हैं। एक को इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब कोई पर्टिकुलर मतलब जो गैस के ऊपर आप लोग क्या करते हो, कोई गर्म कर रहे हो कुछ भी सामान, उसका जो डंडा होता है वो काला काला बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लकड़ी का होता है, फिर काले काले मटेरियल का होता है। तो वो इंसुलेटर होता है, उसमें जो भी वो गर्म हुआ है उसको आराम से पकड़ सके आप लोग उस बर्तन को, काला हैंडल रहता है उसमें वो, तो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, ताकि आप लोगों के हाथ में वो हीट ना आ सके, जो कि यहाँ पर आपका हाथ न जले, उससे बचा सके। सेम काम यहाँ पर अगर बात करें जो वो होता है वो लकड़ी करती है सेम पैटर्न में, ठीक है, या फिर कई जगह रबर के इस तरीके आप लोगों को ये इस तरीके के सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर क्या रहता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सेमी। सेमी मतलब कंप्लीट नहीं है कंडक्टर, हल्का हल्का सा आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये सेमी कंडक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे खतरनाक चीज जो है वो आप लोगों को कंडक्टर देखने को मिलेगा। इनका डिफरेंस क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस मतलब इतना हाई होता है कि वो एनर्जी को फ्लो ही नहीं करने देता है। इसमें आप लोगों को आधा देखने को मिलेगा। और ये तो फुल कंडक्टर है, टच कर दो तो भाई साहब इधर से उधर निकल जाए सारी चीजें, तो ये चीज देखने को मिलेगा। तो पूरा जो सिस्टम यहाँ पर निकल कर आता है, तो आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने निकल कर आता है, V = IR, ठीक है। तो VIR, वीर याद रख लेना, ठीक है। तो वोल्टेज = करंट इंटू रेजिस्टेंस, या फिर आप लोग जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वोल्टेज अपॉन करंट यहाँ पर आ जाता है। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मतलब बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये भी कई बार आप लोगों को यूज होता है यहाँ पर नजर आता है। तो जो R है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ये फ्लो करंट का कैसा होना है उसके ऊपर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। करंट के बारे में एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, करंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है। मतलब जैसे मान लीजिए एक तार है यहाँ पर, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यहाँ पर एक तार यहाँ से कनेक्ट कर रखा है आप लोगों ने, एक तार यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ करंट जो है वो हमेशा फॉलो करती है। तो ये कंडक्टर में जब आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंडक्टिविटी इतनी हाई होती है 1 मिनट में। होने कहते हैं कि बिजली जो है, आप लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें काफी अच्छा डायलॉग है मेरे में जो मुझे अच्छा लगता है। उसमें कहता है कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करना है। बिजली से जो आप लोग खाना भी पका सकते हैं और बिजली से आप लोग इंसान को भी पका सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज आप लोगों के पास में है तो उसका इस्तेमाल आप लोग कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कंडक्टिविटी कितनी हाई है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो काफी लो है, तो काफी फास्ट तरीके से यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। इसीलिए जो मोटर वगैरह होते हैं ये आप लोगों ने देखा हो कॉपर के तार के बांधे जाते हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम लोग कई सारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, अब वो कंट्री की डिपेंडेंसी हम लोग को यहाँ पर घटानी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा आप लोग अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में लेकर चलो, इसको समझने के लिए अक्सर जो है टीचर ये समझाया करते हैं कि बैंड गैप कितना है। जैसे इंसुलेटर में ये बैंड गैप काफी देखने को मिलेगा, यहां से यहां तक जो है वो आप लोगों को बेसिकली फ्लो नहीं नजर आएगा। फिर यहां पर सेमी कंडक्टर में कुछ कुछ फ्लो देखने को मिलेगा और कंडक्टर में गैप बिल्कुल खत्म। तो कंडक्टर यहां पर ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। वैसे ये बोलूंगा इतना घुसना नहीं है इसके अंदर में, एक हल्का सा आइडिया आप लोग कम से कम जरूर रखिएगा, क्योंकि कल को क्वेश्चन बन जाए तो वहां पर जनरल नॉलेज आप लोगों की टेस्ट चेक की जाती है, स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चेक की जाती है। स्पेशलाइज नॉलेज का मतलब तो फिर ये हो गया कि भाई साहब इंसान जो है उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन वहां पर क्या रहता है एक जर्नलिस्टिक फॉर्म में वो आप लोगों से पूछते हैं ताकि आप लोग जो है चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया, इसको अगर बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आप लोग समझना चाहते हैं, फिर से अगर कोई बच्चे ऐसे होंगे फिर बोलेंगे सर हम तो साइंस बैकग्राउंड के हैं नहीं, तो सीधा सीधा यार इसका फंडा ये है कि भाई साहब जो इंसुलेटर होता है उसमें करंट जो है वो बिल्कुल फ्लो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है करंट थोड़ा फ्लो होता है और यहाँ पर करंट जो है बहुत ताबड़तोड़ फ्लो होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह कि कोई भी रुकावट नहीं होती है।
तो इसलिए उसको कंडक्टर बोला जाता है, जैसे बस में कंडक्टर होता है, ठीक है, तो भीड़ में कहीं भी जाकर वो पैसे लेकर आता है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हो। तो ये एक तरीके से जो यहाँ पर रुकावट के बेस पर यहाँ पर ये चीज़ें इसकी डिसाइड की जाती है, और हर एक चीज़ का अपना महत्व है। आप लोगों को पता होगा कि एक तरीके से इंसान को कभी कभी पिटाई भी झेलनी पड़ती है घर वालों की, माँ बाप की, क्योंकि जरूरी है वो भी, तो एक तरीके से उनका प्यार भी रहता है, उनको गुस्सा भी रहता है, तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा जो भी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं अपने देश के अंदर बनाना। अपने देश के अंदर अगर ये चीज़ें हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है हम लोग सुधार पाएंगे। अभी अगर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव के बारे में, यानी कि जो ये प्रोडक्ट है हम लोग अपने देश के अंदर बनाएंगे, इसी के लिए गवर्नमेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। रिसेंटली एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी माल मसाला हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आया करते थे, वो सारा माल मसाला जो है हम लोग अपने देश में बनाना स्टार्ट कर दें। तो अगर अपने देश में हम लोग वो चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे, उससे क्या फायदा देखने को मिलेगा, आप लोग खुद सोचिए। मान लीजिए आज की डेट में मोबाइल हम लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं, अपने ही देश में बना रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक तरीके से कस्टम जो ड्यूटी आप लोगों को देनी पड़ती है सामान आने ले जाने का, बॉर्डर क्रॉस, वो सारा यहाँ पर घट जाएगा। तो कम से कम माल जो है वो थोड़ा सस्ता मिलेगा अगर फ़ोन हमारे ही देश में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि माल आप लोगों को सस्ता मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, अपने ही देश में बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को काम मिलेगा जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी। तो यानी कि भाई साहब लोगों के घरों में चूल्हा जलेगा, किसी को जॉब मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आगे जो है शादी विवाह के चांसेस भी बढ़ेंगे। जो बेरोजगार लोग हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर 4 साल हो गए जॉब नहीं लगी है, समझ में नहीं आ रहा कब जॉब लगी कब शादी होगी, ठीक है। तो जॉब के लिए जिसको बेसिकली बात चल रही है कि शादी होगी जॉब लगेगी, तो उसमें भी यहाँ पर कई सारे लोगों के जो हैं वो घर बच जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब उस देश से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन लगा के बैठ गया भाई साहब जरा सी देर में, और उसने तो लॉकडाउन लगा लिया, अब हमारे देश में तो चीज़ें चल रही है ना, अब हमारा देश कैसे चलेगा। तो अगर अपने देश में हम लोग ये चीज़ें बना लेते हैं तो इससे क्या रहेगा, अपने हिसाब से हम लोग चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम जब हो जाती है, तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं डिफेंस के बारे में बोलूँ, यानी कि अगर बात करें अपनी आर्मी के बारे में, हम लोग बाहर से हथियार खरीद कर लेकर आ रहे हैं, कल को पता चला जो रसिया है वो भी पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, और रसिया जो है हमको भी हथियार दे रहा है, सेम हथियार पाकिस्तान को दे रहा है, सेम हथियार हमको दे रहा है। कल को कोई दिक्कत आ गई है, पता चला वहां पर रसिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हमको सपोर्ट करना मना कर दिया चाइना के प्रेशर में आकर। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसा हुआ है पास्ट में, ऐसा इसलिए बता रहा हूं। तो इंडिपेंडेंट रहना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं यहाँ पर। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाए। इंसेंटिव मतलब शब्द लिखने के लिए इंसेंटिव आप लोग यूज कर लेना, पर लेकिन ये होता है छूट दे देना। मान लीजिए टैक्स लग रहा है यहाँ पर किसी प्रोडक्ट पर हमारे देश में आकर, तो गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स इकट्ठा कर रही है वहां पर 18%, पर लेकिन गवर्नमेंट बोले कि भाई साहब अगर ये प्रोडक्ट आप लोग हमारे देश में आकर बनाओगे तो 18 नहीं, मैं आप लोगों को 12% टैक्स के लिए अलाउ करूंगा, 6% की छूट होगी आप लोगों के लिए। तो ये क्या हो गया, भाई साहब कोई भी कंपनी आएगी तो भाग भाग के बनाएगी यहाँ पर कि भाई साहब 6% की छूट मिल रही है। ऐसे ही बहाने, ऐसे ही लुभावने बहाने बना बनाकर चाइना ने बहुत सारी कंपनी को अपने यहाँ पर खींच लिया। मतलब हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि आज की डेट में अगर कोई कंपनी बाहर से आती है, आकर हमारे यहाँ पर अपना प्लांट लगाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वीडियो को पॉज कर बताओ, देखता हूँ आप लोग क्या बताते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी निकल कर, वो आएगी लैंड की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि लैंड यानी कि जो जमीन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि हर एक इंसान जो है वो जमीन का हमारे देश में अपनी खुद की, आप लोग खुद देख लो, आप लोग गांव से आते हैं तो आप लोग के हिस्से में कोई ना कोई जमीन आती होगी, आपके हिस्से में नहीं तो आप लोग के पापा के या घर वालों के किसी के हिस्से में आती होगी। तो जमीन जो है वो प्राइड के साथ में कनेक्टेड है। प्राइड मतलब एक तरीके से समाज में इज्जत बढ़ती है जितना बड़ा जमींदार होता है, कि हमारे हिस्से में भाई साहब 50 बीघे जमीन आती है, ठीक है, वो 50 बीघे का जमींदार है वो, तो ये देखने को मिलता है। तो वो जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तो अगर कल को चलकर गवर्नमेंट उसको खरीदने लगे तो ये भी गांव में जाओगे तो ऐसा देखने को मिलेगा कि जमीन बेच दी भाई साहब उसने। ऐसा लगता है कि इससे बेइज्जती होगी एक तरीके से इंसान की, कि मजबूरी में जमीन बेचनी पड़ रही है। उसके घर उसका बाप जो था ना दारू पीता था, दारू पी के सारी जमीन बेच दी उसने। ऐसे भी कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको इंसल्ट के तरीके से भी हमारे समाज में देखा जाता है। पर लेकिन चाइना में क्या है, मैक्सिमम सारी चीजें जो हैं वो सरकारी हैं, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जिसको चाहिए भाई साहब 500 एकड़ का एरिया चाहिए, चाइना बोला ठीक है आ जाओ,
बिल्कुल शानदार सजा के प्लेट में देंगे, बस तुम आके काम धंधा स्टार्ट तो करो। तो तुरंत आओ, स्टार्ट करो काम धंधा, जुड़ गया काम, जरा सी देर में हो गया काम। तो चाइना में ये चीजें बड़ी आसानी से आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर में जिसका सोल्यूशन जो है थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, इसीलिए हमारी कंट्री में इस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो स्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता है। तो पहला तो टैक्स में छूट मिल गई, दूसरा लैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल मतलब हमारे यहां पर जो लोग हैं वो एक तरीके से किसी पर्टिकुलर स्किल में, यानी कि उनके पास में कोई स्पेशल जो एक तरीके से नॉलेज नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर। जैसे मान लीजिए मैं टीचिंग करता हूं, ठीक है, तो मेरी स्किल टीचिंग हो गई। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान डॉक्टर है तो उसकी स्किल डॉक्टर हो गया वो, ठीक है, तो स्किल हो गया वो एक तरीके से मरीजों का इलाज करता है। तो हर एक इंसान की एक स्किल होती है। तो स्किल मान लीजिए कोई लुहार है, कोई बढ़ाई है, कोई कुम्हार है, तो इस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है उसकी वो स्किल हो गई। तो वो स्किलफुल लोग हमारे देश में काफी कम देखने को मिलते हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर में। चाइना में उनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम किया गया, पर हमारे यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये चीजें काम करने स्टार्ट की हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी काम करना काफी जरूरी है और हमारा देश काम कर भी रहा है उसके ऊपर में। तो इसी के चलते प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के साथ में डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात की जा रही है कि डिजाइन किस तरीके से हम लोग को लेकर चलना है। तो इसके चलते बहुत सारी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है और यहां पर कई सारी स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकुलर प्लांट था वो कि महाराष्ट्र में बनना था, पर लेकिन उसको गुजरात गवर्नमेंट छीन कर ले गई महाराष्ट्र से। तो उसके ऊपर कई सारी मजाक उड़ाई जा रही थी बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि गुजरात वाले छीन के ले गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो हम लोग अगर अपने देश में चीजें बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फायदा इसको सीधा सीधा तो यही रहेगा कि कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि अपने ही देश में हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अपना ही माल अपने आप यूज करें, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप लोगों को यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी पूछ ले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक मजा भी नहीं आने वाला है। बात की जा रही है डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड जो इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव थे। तो यहाँ पर आप लोग एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर आप लोग आप लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर जो है आप लोगों से इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसा पूछ ले कि यहाँ पर कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, तो आप लोगों को वहां पर उसका भी आंसर देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूं कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो उसको कई तरीके से आप लोग सोचा करें। हमारी कंट्री में पॉलिसी लेकर आ गई थी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 2019 यहां पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो जो पॉलिसी है तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें यहां पर हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। इवन कई जगह तो आप लोग को डीआरडीओ भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है यहाँ पर, ताकि उन्हें कहते हैं डिफेंस वाले भी कि यार चलो यार कुछ तो धक्का मारा जाए कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्री आगे बढ़े, ठीक है। तो शॉर्टेज जो है वो यहाँ पर एक तरीके से दूर होगी, हमारी कंट्री में चीज़ों की सप्लाई स्टार्ट होगी। तो इसमें कैबिनेट के द्वारा अभी 76,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर में लगाने की बात की थी, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो है ये चीज़ें बनाई जाएंगी और आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ती नजर आएंगी। ये बोला गया कि इसके अंदर में वेल ट्रेन इंजीनियर, जो इंजीनियरों की बेइज्जती करते हैं ना कि इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रही है, तो 85,000 के करीब वेल ट्रेन इंजीनियर यहां पर इसके अंदर काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं हाई क्वालिटी वाली जॉब जो है वो 35,000 से लेके 35,000 तक लगभग डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है, हाई क्वालिटी, और इसी के साथ में इनडायरेक्ट जो है वो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जॉब क्रिएट होने वाली है। तो ये देखो आप लोग, ये फायदा होता है। अब मान लीजिए हम लोग ये सारा सामान बाहर से खरीद कर ले आते हैं, जॉब किसको मिलती? चाइना वालों को मिलती। शादी किसकी होती? चाइना वालों की होती। हमारे यहाँ तो किसी की शादी नहीं होती, तो इसलिए हम लोग को इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कह रहा है कि सर शादी नहीं हुई 4 साल हो गए शादी कर लो पहले और काम बाद में कर लेना, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चन है 2018 में यहाँ पर बेसिकली यूपीएससी के द्वारा पूछा गया और यहाँ पर बात की जा रही है पर्टिकुलर हमारी कंट्री में सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में। खासकर अगर बात करें सोलर पावर प्रोडक्शन में जब हम लोग यूज करते हैं तो सिलिकॉन वेफर यूज करते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है जो फोटोवोल्टिक यूनिट में कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। यहाँ पर जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं, ये ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को तुरंत बता देगी ये सही है फिर गलत है, ठीक है। आगे बात की जा रही है सोलर पावर जो यहाँ पर टैरिफ है, ये यहाँ पर डिटरमाइन किए जाते हैं सोलर एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अगर बात करें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बोला गया ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नाइदर। तो सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है यहाँ पर डी, इनके दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया मैक्सिमम चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो 3rd लार्जेस्ट कैसे हम लोग हो सकते हैं? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल गलत है। और जब बात करते हैं यहाँ पर सोलर पावर टैरिफ के बारे में,
तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी कमीशन है, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो यहाँ पर उसके द्वारा बिडिंग यानी कि बोली लगाई जाती है और उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि इसका रेट क्या रहने वाला है। तो ऐसे नहीं कि हवाबाजी चलती है, तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में होता है। और खासकर आप लोगों को पता है जितना भी बिल होता है कई बार यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो माफ़ कर दिया जाता है जैसे ही इलेक्शन आते हैं। तो इलेक्शन भी काफ़ी बड़ा एक रीज़न है यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए कि क्या प्राइस रहने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई भी डाउट इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर डाउट हुआ करे तो उसको पूछ लिया करो, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये है छोटू सा केबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया ये आप लोगों को बताना है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये किससे रिलेटेड है? G20, आसियान, संघाई या फिर सार्क, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है 10 डिग्री चैनल, ये तो मैंने पढ़ाया था, इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अंडमान निकोबार, सुमित्रा, मोलदीव और ये एक तरीके से जो लक्षद्वीप है यह सुमित्रा और जावा, ये ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है ये एक पर्टिकुलर लड़ाई के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर बैटल ऑफ रेंजला, ठीक है। ये बैटल ऑफ रेंजला ये किसके बीच में आप लोगों को देखने को मिली थी? जापान चाइना, इंडिया चाइना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया या इंडिया या फिर नेपाल, ठीक है। तो सही आंसर क्या है तो आप लोगों को ये बताना है। सी सेट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कैलेंडर से रिलेटेड है, इसको अटेम्प्ट करो फिर इसका आंसर आप लोगों को बताया जाएगा। आंसर देख लेते हैं, इसके बाद में बेहतरीन सेशन होगा जिसमें वोकैबुलरी देखेंगे। पहला अटल इनोवेशन मिशन बहुत बार डिस्कस किया है कि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था ताकि चीज़ें जो है वो सुधर सके थोड़ा सा हमारी कंट्री के अंदर में, नहीं जो इनोवेशन के फील्ड में बच्चों को आगे निकाल कर लेकर आया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आसियान के साथ में मिलकर बेसिकली यहाँ पर ये थी आसियान +6, याद है आप लोगों को? ये +6 में कौन थे? इंडिया और चाइना था, इसी के साथ में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इंडिया ने यहाँ से कल्टी मारी, मोदी जी का डायलॉग भी याद होगा कि मेरी आत्मा मुझे अलाउ नहीं कर रही है इसका पार्ट बनने के लिए, हमारे किसानों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से छोड़ दिया गया था, ठीक है। आगे बात करें 10 डिग्री चैनल, तो ये याद रखिएगा किस किस के बीच में है। तो आंसर क्या है इसका? यहाँ पर आंसर है ए, अंडमान एंड निकोबार के बीच में, जो मैंने बहुत ही डिटेल में और तसल्ली में डिस्कस भी की थी आप लोगों से चीज़ें। तो ये इसको डिवाइड करता है। अंडमान निकोबार बहुत न्यूज़ में है रिसेंटली, याद रखिएगा क्योंकि G20 से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें न्यूज़ में रहने वाली है। बैटल ऑफ रेंजलाल ये आप लोगों को देखने को मिली किस किस के बीच में, ये रिसेंटली आप लोगों को देखिए ऐसी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं, थोड़ा सा नाम डिफरेंट लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिली, ठीक है। 1962 की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पोर्शन था जो ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर है डी का मतलब मंडे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको ट्राई करना। ये रिवर आप लोगों को बताई थी यहाँ पर। अब आप लोगों के सामने है वोकैबुलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश स्पीकिंग का। अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना, ये वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसको अच्छे से सुनिएगा। पहला शब्द जो है यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा, ये है फरागो, यानी कि एक तरीके से गड़बड़ कर देना चीज़ों को, ठीक है, गड़बड़ घोटाला। तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला आप लोग बोल सकते हैं, गड़बड़ झाला। तो यानी कि एक तरीके से चीज़ों को एक बड़ी मैसी बना देना, ठीक है। टर्मोइल यानी कि बुरी कंडीशन में डाल देना। कंफ्यूज मिक्सचर भी आप लोग बोल सकते हैं, कंफ्यूज इंसान है, गड़बड़ घोटाला है, ये वो वाली चीज़ें, इसको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, कोई चीज़ सिस्टमेटिक वे में नहीं है, सीरियल में नहीं है, वो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन भी एक तरीके से स्टेटमेंट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। परनीसियस का मतलब होता है किसी चीज़ का पूर्व आभास लग जाना कि ये नेगेटिव हो सकता है। मैंने कहता है कि मुझे पहले से लग रहा था कि यार कुछ गलत हो गया, वहाँ पे नहीं जाते यार, कुछ गलत हो जाएगा यार, तो परनीसियस बोलते हैं उसको, पहले से आभास हो जाना कि हाँ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है यार, तो वाली जब फीलिंग आती है ना तो उसको बोलते हैं परनीसियस, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये ऐसे शब्द हैं जो कि कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के अंदर भी, और वैसे भी शब्द कई बार यूज भी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ये प्रचंड, यानी कि वोटन। तो वोटन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी एक ताकतवर चीज़ भी आप लोग बोल सकते हैं, काफ़ी ऐसा बोल सकते हैं कि क्रूएल, एक ऐसा वायलेंस वाला ताकतवर, कुछ ऐसा नहीं, कुछ एक
किसी को प्रवोक ना करो, फिर भी जानबूझकर मतलब करना है, यानी एक तरीके से काफ़ी अपने आप को ताकतवर मानता है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं, जो कि दिक्कत क्रिएट कर देता है कई बार। तो क्रूरता की कैटेगरी में इसको वर्ड को यूज़ किया जाता है नॉर्मली, ये एक तरीके से ऐसा शब्द है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर अरेंग, इसका मतलब होता है कलंक लगाना, यानी कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना भी आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये शब्द अरेंग यूज किया जाता है नॉर्मली अदालत में, आप लोगों ने देखा आरोप प्रत्यारोप के लगाए जाते हैं, तो ये शब्द यूज कर सकते हैं। हंड्रम, ये निरस, यानी कि कोई रस ही नहीं है। लेक्चर में रस नहीं आता क्या आप लोगों को, मजा नहीं आता लेक्चर देखकर? एक बच्चा कहता है सर लेक्चर कब कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। मैंने कहा पॉजिटिवली बोल रहे हो नेगेटिवली बोल रहे हो? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, 11 बजे एग्जैक्ट टाइम से क्लास में पहुंच जाना। 11 बजे एग्जैक्ट क्लास होगी, उसमें आपका 5वां लेक्चर जो है वो आप लोगों का अपलोड कर दिया था, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो डीपीएसपी वाला सेक्शन है उसमें वो डिटेल में कवर करूंगा, और लास्ट वाले लेक्चर की प्रैक्टिस भी वहां पर कराऊंगा जो कि आप लोगों की बच गई थी, ठीक है। बेसिकली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, और हमारी जो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो लिस्ट होती है 7वें शेड्यूल में, कॉन्करेंट लिस्ट और सारी जो भी जो स्टेट लिस्ट और इसी के साथ में यूनियन लिस्ट, वो कैसे कनेक्टेड है लेबर लॉ से, तो वो वाला कॉन्सेप्ट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। और पीडीएफ भी शाम तक जो है उसकी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसका रिवीजन भी कर सके। बाकी कैसा लगा आज का ये लेक्चर जरूर बताना, कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो वही बताना, उसको दूर किया जाएगा। पीडीएफ सारे लेक्चर की जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से या फिर ऐप से या फिर वेबसाइट से, जहां पर भी कंफर्टेबल हो उनको आप लोग यूज कर सकते हैं। और फीडबैक जरूर दिया करो जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।